हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। टुडे वी विल लर्न अबाउट द टर्म मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द रिलेशन बिटवीन द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट जस्ट स्टार्ट द टर्म मोमेंटम, है ना, कि सबसे पहले जो हम लोग क्या जानेंगे, मोमेंटम को जानेंगे। तो मोमेंटम आखिर है क्या? तो मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एंड इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट को हो या इसे प्रोडक्ट को हो, बात दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। प्रोडक्ट या कंबाइंड इफेक्ट। लेट ए बॉडी हैविंग मास m kg and it's moves with velocity v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि ये जो बॉडी है वो m kg मास का है और ये जो है आपको v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, v मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, है ना, कि द मोमेंटम, जनरली मोमेंटम इज इंडिकेटेड बाय p, कि p से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो p इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि मास और वेलोसिटी का ये क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट होता है। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट क्या है या प्रोडक्ट, दोनों सेम ही हुआ। मीनिंग क्या होता है फिजिकली, कि ये जो है आपको मास इनटू वेलोसिटी हुआ। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये किस तरह की क्वांटिटी है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो मोमेंटम है ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको क्या करता है, कंटेन करता है। इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोमेंटम का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो तरह से होते हैं, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम पे ही हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। यानी कि हमने जो भी डेफिनेशन या जो कुछ भी डेरिवेशन दिया ये आपको किसका था, लीनियर मोमेंटम का था। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो मास केजी होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन इट इज इक्विवेलेंट टू द न्यूटन सेकेंड। ये शायद हमें अभी समझ में नहीं आएगा। यानी मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो है वो आपका क्या है, न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ और इसे हम लोग कुछ टर्म पढ़ने के बाद जो है तुरंत जान जाएंगे कि न्यूटन सेकेंड क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ द मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ द मोमेंटम, है ना, ये किस तरह की क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब जो है हमें जानना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली में इसे जानने के लिए ही हमें मोमेंटम को जानना पड़ा। अब आप गौर करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन इट, है ना, और चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये एक कंप्लीट लॉ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट हाफ को तो याद रखते हैं लेकिन डायरेक्शन को बताना क्या होता है, भूल जाते हैं। तो आप लोग वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट कि न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन इट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यहाँ इट कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मोमेंटम में चेंज हो रहा है। सपोज करो कि ए बॉडी हैविंग मास
m kg, हैविंग मास m kg, और इस बॉडी का जो है इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है ना। इस पे जब कोई फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, कोई फोर्स F जो है वो अप्लाइड कर रहा है, और इन t सेकेंड कि t सेकेंड के बाद जो है इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, b मीटर पर सेकेंड, ठीक है, b मीटर पर सेकेंड। अब फ्रॉम द सेकेंड लॉ, है ना, हमें क्या करना है, निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, या उसी जो लॉ दिया गया है उसके अनुसार हमें इसे न्यूमेरिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमने देखा कि जब एक बॉडी जो कि m kg का था, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है ना, और इस पे जब कोई फोर्स जो है वो अप्लाई होता है तो ये t सेकेंड के बाद v वेलोसिटी जो है वो कंटेन कर लेता है। यहाँ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम को हम इंडिकेट कर लेते हैं पी आई, है ना। अब यहाँ हम लोग पी आई क्या लिखेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका था u, इसीलिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू यू। वहीं अगर हम फाइनल मोमेंटम निकालना चाहें पी एफ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप गौर करेंगे कि हमने ये सारा तो निकाल लिया, अगर हम यहाँ से डेल्टा p निकाल लें तो डेल्टा p का मतलब, डेल्टा का मतलब हुआ चेंज इन और p का मतलब हुआ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एम भी माइनस एम यू। हम जब ये सारा कलेक्शन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, लॉ के ऊपर आ जाएं और उसी से जो है रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अब ये रिलेशन क्या है, तो कहा गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये तो हुआ चेंज इन मोमेंटम, है ना, और रेट कह रहा है, तो इन फिजिक्स रेट मीन्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसे हम लोग फर्दर क्या लिखते हैं, है ना, पी एफ माइनस पी आई। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, पी एफ माइनस पी आई और बाई टी। पी एफ माइनस पी आई हमारा क्या आया, तो आया था एम भी माइनस एम यू बाई टी, ओके। अब हम इसे यहाँ देख लें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इन दोनों में कॉमन था तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और ये हो गया v माइनस यू बाई टी। और v माइनस यू बाई टी हम लोग जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। आप यहाँ लिख लेंगे सिंस a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल वैल्यू को या प्रोपोर्शनलिटी को क्या करते हैं, हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो ऐसे केस में हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू के एम ए, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी, के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लिटी कांस्टेंट, ओके। तो शायद आप लोग को समझ में आ रहा हो, है ना, बस थोड़ा सा गौर करना होता है। अब यहाँ जो है कहीं कहीं हमें लिखा होता है कि इन एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ के इज 1, ठीक है, लेकिन फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है, कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट एक्सेलरेट a body with 1 meter per second square having the mass 1 kg, ठीक है, कि अगर कोई फोर्स 1 kg का किसी यूनिट मास के बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो उसमें 1 यूनिट या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्या करता है, प्रोड्यूस
करता है। और अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू k इंटू 1 यूनिट मास 1 यूनिट एक्सेलरेशन, तो हमारा जो k का वैल्यू होता है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो हम लोग जब k का वैल्यू 1 पुट करते हैं देयरफॉर हमारे पास F इक्वल टू क्या आ जाता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को हम यहाँ एक अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ठीक है, कि ये जो होता है ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसका SI यूनिट जाने, एक्चुअली में फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास भी मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन भी होता है। इसलिए इसे किस तरह का क्वांटिटी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देखिए कि मास जो है वो kg होता है और एक्सेलरेशन जो है वो हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन। या तो आप स्मॉल n से स्टार्ट करें और फुल नेम लिखें, अदरवाइज आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल N से, क्योंकि जब कभी भी हम कैपिटल N से फुल नेम लिखते हैं न्यूटन, तो वो एक पर्सन को इंडिकेट करता है। हम लोगों ने न्यूटन के रिगार्ड में इसे लिखना शुरू किया था। ठीक है ना, तो ये क्या है कि न्यूटन, अगर आपको फुल नेम लिखना हो तो स्मॉल n से शुरू करेंगे, लेकिन सिंपली आप एक सिंगल कैपिटल लेटर n के थ्रू भी इसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ SI यूनिट। अब CGS यूनिट क्या होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका CGS यूनिट क्या है। तो CGS यूनिट जो होता है वो आपको होता है डाइन, और CGS यूनिट को हम यहां से कन्वर्ट करें तो ये होगा ग्राम, है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम क्या कहते हैं, डाइन। ठीक है, ये वो डाइन नहीं है ना, जो अंधविश्वास में काम आए, तो आप लोग इसे नहीं चाहेंगे। ठीक है, ये अलग ही डाइन है। आप लोग ऐसा नहीं समझ लें कि हमारे अगल बगल पड़ोस में आप झांकना शुरू कर दें, तो इन सब चीज़ से दूर रहें। ठीक है, ये डाइन आपके लिए खतरनाक नहीं है, बहुत ही फायदेमंद है ना, तो कीप स्माइलिंग। तो CGS यूनिट हमारा क्या था, डाइन था। ठीक है, हम लोगों को एक टर्म और जानना है, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स, लेकिन उसे जानने से पहले मैंने कहा था कि मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है। तो क्यों होता है उसे हम लोग एक बार गौर कर लें, है ना। P इक्वल टू हमारा क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी का यूनिट अगर हम देखना चाहें तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन हमने कहा कि ये न्यूटन सेकेंड के बराबर है। तो आप कुछ नहीं करें, इसे क्या करें कि 1 सेकेंड ऊपर और 1 सेकेंड नीचे, इससे इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। और जब आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू ये क्या हो गया, सेकेंड। अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आया है हमारा, न्यूटन आया है। इसलिए मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम का क्या यूनिट होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। फाइनली हम लोग जो टॉपिक चाह रहे हैं उसे एक बार देख लें। ठीक है, और ये है हमारा क्या, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो CGS यूनिट और फोर्स में क्या है, सॉरी SI यूनिट में जो रिलेशन है उसे 1 सेकेंड। सपोज करो कि हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स है। 1 न्यूटन फोर्स कैन बी रिटेन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg जो है वो कितने ग्राम के बराबर होता है,
तो आप लोग जानते होंगे 1000 ग्राम, ठीक है, इंटू 1 मीटर कितने के बराबर है, तो ये हमारा होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और बाई क्या कर लिए सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड तो सारे में क्या है सेम यूनिट होता है ना, तो इसे हम चेंज नहीं करते हैं, किलोग्राम और मीटर को ही क्या करते हैं चेंज करते हैं। अब यहाँ गौर करें तो ये हो गया 10 टू द पावर 3 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप गौर करो कि जब बेस सेम हो है ना और मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो पावर ऐसे केस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, यानी टोटल क्या हो गया 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने क्या कहा था डाइन कहा था, तो 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, यानी 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। यही रिलेशन था एसआई एंड सीजीएस यूनिट में। आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। देन 1 डाइन इक्वल टू सर, तो 1 डाइन इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, है ना, बस कन्वर्स कर देना, पलट देना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना। एक और छोटा सा टॉपिक है, उसे भी हम लोग लगे हाथ समझ ही लें, है ना। जब इतना सारा झेला तो थोड़ा देर और झेल लेते हैं, है ना। और वो टर्म क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कहाँ और कैसे अप्लाई होता है, तो होता बहुत जगह है, ठीक है ना। आप लोग या हम लोग जो है उतना गौर नहीं करते हैं। हम में से आप में से जो है बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, ठीक है। हम लोग जब कभी भी कैच करने के लिए बॉल को जाते हैं तो उस समय में आप गौर करते होंगे कि जब बॉल को कैच करते हैं तो कैच करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हाथ को जो है वो पीछे की ओर मूव करते हैं। एक्चुअली में ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो यहाँ हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही अप्लाई करते हैं कि जो मोमेंटम है, बॉडी का मोमेंटम है या बॉल का जो मोमेंटम है, वेलोसिटी है, ठीक है ना, अगर हमने टाइम इंटरवल है ना उसे क्या किया बढ़ा दिया तो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या था फोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। टाइम बढ़ेगा तो निश्चित है कि फोर्स हमारा क्या हो जाएगा कम अप्लाई होगा, ठीक है, और हमको चोट कम लगेंगे। लेकिन अगर मान लो कि कभी कोई बॉल जो है अचानक से आ रहा है और हम लोग जल्दीबाजी में पहले ही हाथ मार दिए, तो ऐसे केस में हो सकता है कि हम इंजर्ड हो जाएं, ठीक है ना, हमें चोट लग सकते हैं। तो हम लोग जब कभी भी बॉल कैच करते हैं तो ऐसे केस में क्या करते हैं, उसके चेंज इन मोमेंटम को या उसका जो टाइमिंग होता है, समझे ना, उसे क्या करते हैं लॉन्ग इंटरवल देते हैं, उसके टाइम को क्या कर लेते हैं बढ़ा लेते हैं, जिससे चोट या फोर्स जो है उस पर कम अप्लाई होता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है, तो आप लोग गौर करते होंगे कि जब हमारे स्कूल में है ना, कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते हैं या स्पोर्ट्स मीट्स होते हैं, तो इन सब जगहों पर में जब कभी हम लोग हाई जंप या लॉन्ग जंप में कभी पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि सैंड है ना या फोम वगैरह जो है वो रखा जाता है, ठीक है, या मिट्टी को ही थोड़ा बहुत ढीला कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप जंप करते हैं तो इस केस में जो है पैर जब उन सब जगहों से टकराता है तो वो चूँकि क्या होता है आपको ईजिली कंप्रेसेबल होता है, तो वो जब कंप्रेस होते रहता है तो इस केस में क्या होता है कि हमारा टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और हमें चोट ना के बराबर लगेंगे। अगर इसी जगह पे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ऐसे केस में हो सकता है हम इंजर्ड हो जाएं, है ना, कहीं हमारे बॉडी के अंदर क्रैक ना आ जाए, समझे ना, कोई हड्डी ना टूट जाए। तो आप लोग भी इसे क्या करें, इस लॉ को अपने डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।